नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। खबरों पर विस्तार से ही नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले बात कोरोना महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही अपने हाथों को बार बार धोएं। चुनाव आयोग ने 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के लिए विधानसभा चुनाव का आज ऐलान कर दिया। इसके साथ ही चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। 5 राज्यों में कुल 824 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। 18 करोड़ से ज्यादा मतदाता वोट डालेंगे। पश्चिम बंगाल में 294 सीटों पर 8 चरणों में मतदान होगा। असम की 126 सीटों पर 3 चरणों में मतदान होगा। तमिलनाडु की विधानसभा 234 सीट, केरल की 140 सीटों पर और पुदुचेरी की 30 सीटों पर एक साथ 6 अप्रैल को वोटिंग होगी। सभी राज्यों की मतगणना 2 मई को होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि कोरोना को ध्यान में रखते हुए चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। मतदाता की सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। मतदान प्रक्रिया में कोविड-19 के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा। मतदान का समय 1 घंटा बढ़ाया गया है। सभी चुनाव कर्मचारियों का टीकाकरण होगा। चारों राज्यों में मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई है। वहीं नामांकन की ऑनलाइन सुविधा होगी। जमानत की राशि ऑनलाइन जमा की जाएगी। डोर टू डोर कैंपेन में 5 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते। I am glad to report to you that on the recommendations of the Commission, Health Ministry has already declared all our poll officials as frontline workers for vaccination. And the Commission has taken a conscious decision that after all our frontline workers are vaccinated, then only in the headquarters it will start from the, let's say, from the MTS, the helpers, and the Commission will get vaccinated in the end and not in the beginning. पश्चिम बंगाल में विधानसभा की सभी 294 सीटों के लिए 8 चरणों में मतदान कराए जाएंगे। कोविड-19 प्रोटोकॉल को देखते हुए राज्य में 1 लाख से ज्यादा मतदान केंद्र होंगे, जो पिछले चुनाव से 30% से अधिक हैं। बंगाल में 27 मार्च को पहले चरण के लिए मतदान होगा। इसके लिए अधिसूचना 2 मार्च को जारी होगी और नामांकन प्रक्रिया 12 मार्च तक पूरी होगी। 1 अप्रैल को दूसरे चरण के लिए वोटिंग होगी। दूसरे दौर के लिए अधिसूचना 5 मार्च को जारी होगी और नामांकन की प्रक्रिया 17 मार्च तक होगी। 31 सीटों पर 6 अप्रैल को तीसरे चरण का मतदान होगा। इसके लिए अधिसूचना 12 मार्च को जारी होगी और नामांकन प्रक्रिया 22 मार्च तक चलेगी। 10 अप्रैल को चौथे चरण में 44 सीटों पर चुनाव होगा। इसके लिए 16 मार्च को अधिसूचना जारी होगी। इसके लिए नामांकन 23 मार्च तक दाखिल होंगे। राज्य की 45 विधानसभा सीटों पर 17 अप्रैल को 5वें चरण की वोटिंग होगी। इसके लिए अधिसूचना 23 मार्च को जारी होगी। 3 अप्रैल तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। पत्रों की जांच होगी। नाम वापसी का भी काम होगा। 6ठे चरण की वोटिंग 22 अप्रैल को होगी। इसके लिए अधिसूचना 26 मार्च को जारी होगी। नामांकन प्रक्रिया 7 अप्रैल तक पूरी कर ली जाएगी। वहीं 7वें चरण की वोटिंग जो है वो 26 अप्रैल को होगी। इसके लिए अधिसूचना 31 मार्च को जारी होगी। आखिरी यानी 8वें चरण की वोटिंग जो है 29 अप्रैल को होगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना जो है वो 2 मई को होगी। West Bengal, 8 phases. West Bengal first phase, this will be 30 ACs. 30 ACs. Issue of notification 2nd March. Last date of nominations 9th March. As I said in the beginning only, the counting shall be done on 2nd May 2021. और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में इस बार जो चुनाव है वो बेहद अहम है। राज्य में पिछले 2 बार से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अगुवाई में तृणमूल कांग्रेस सत्ता में है। 10 साल से सत्ता में रहने के कारण टीएमसी के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर भी हो सकती है। टीएमसी से पहले 34 साल तक लेफ्ट दलों का यहां पे शासन रहा है, लेकिन इस बार प्रदेश में परिवर्तन की उम्मीदें की जा रही हैं। बीजेपी ने बंगाल चुनाव के लिए लोखो सोनार बांग्ला अभियान शुरू किया है, जिसमें 5 साल के लिए पश्चिम बंगाल के भविष्य के लिए नागरिकों से सुझाव मांगे जा रहे हैं। बीजेपी को इस बार बंगाल चुनाव से बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि उसने 2019 के लोकसभा चुनाव में 42 लोकसभा सीटों में 18 सीटें जीती थीं। उधर कांग्रेस इस बार भी लेफ्ट के सहारे प्रदेश में अपनी साख बचाने की कोशिश में है।
और असम की बात करें तो असम में 126 सीटों के लिए 3 चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे। इसके लिए 33,000 से ज्यादा मतदान केंद्रों में वोटिंग होगी, जो पिछली बार के मुकाबले करीब 34% अधिक है। पहले चरण में 47 सीटों के लिए 27 मार्च को वोटिंग होगी। पहले चरण के लिए 2 मार्च को नोटिफिकेशन जारी होगा। यहां पर 9 मार्च तक नामांकन दाखिल होगा, जबकि 12 मार्च तक नाम वापस लिया जा सकेगा। प्रदेश के दूसरे चरण में 39 सीटों पर 1 अप्रैल को वोटिंग होगी। इसके लिए 5 मार्च को अधिसूचना जारी होगी। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 12 मार्च है। नामांकन वापस लेने की तारीख 17 मार्च होगी। राज्य में तीसरे चरण के लिए 6 अप्रैल को वोटिंग होगी। Assam General Assembly Elections 2021. Elections shall be held in 3 phases. First phase, 47 assembly constituencies, issue of notification 2nd March. Date of counting 2nd May. केरल, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के लिए भी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। इन तीनों ही राज्यों में एक ही चरण में 6 अप्रैल को मतदान संपन्न होगा। केरल विधानसभा चुनाव के लिए 12 मार्च को अधिसूचना जारी होगी और 19 मार्च तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। 20 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 22 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। राज्य की 140 सीटों के लिए 6 अप्रैल को मतदान होगा। प्रदेश में कुल 40,771 पोलिंग बूथ पर वोट डाले जाएंगे। केरल विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 1 जून को पूरा हो रहा है। और तमिलनाडु की बात करें तो यहां भी एक ही चरण में विधानसभा चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। इसके लिए 12 मार्च को अधिसूचना जारी होगी। 19 मार्च तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। 20 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 22 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। राज्य की 234 सीटों के लिए 6 अप्रैल को मतदान होगा। प्रदेश में कुल 88,936 पोलिंग बूथ पर वोट डाले जाएंगे। तमिलनाडु विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 24 मई को पूरा हो रहा है। वहीं केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में भी विधानसभा चुनाव के लिए 12 मार्च को अधिसूचना जारी होगी और 19 मार्च तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। 20 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 22 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। पुदुचेरी की 30 विधानसभा सीटों के लिए 6 अप्रैल को मतदान होगा। प्रदेश में कुल 1,559 पोलिंग बूथ पर वोट डाले जाएंगे। पुडुचेरी विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 8 जून तक का है। हालांकि पुडुचेरी में कांग्रेस की सरकार गिर चुकी है और वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू है। इन तीनों राज्यों की 404 विधानसभा सीटों पर भी पश्चिम बंगाल और असम के साथ ही 2 मई को वोटों की गिनती होगी। और केरल में अभी मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की अगुवाई में एलडीएफ सत्ता में है। केरल देश का इकलौता ऐसा राज्य है जहां पर लेफ्ट अभी भी सत्ता में है। यहां पे एलडीएफ और यूडीएफ गठबंधन के बीच मुख्य मुकाबला होता आया है और इस बार बीजेपी भी प्रदेश में चुनावी मैदान में जोर आजमाइश में जुटी है। 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रदेश में 1 सीट हासिल की थी, जबकि इस बार उसे अपना आंकड़ा बढ़ने की उम्मीद है। और दक्षिण भारत के प्रमुख राज्य तमिलनाडु में पिछले 2 बार से एआईएडीएमके सत्ता में है, जबकि इससे पहले डीएमके वहां पर सत्ता में थी। 234 सीटों वाले प्रदेश विधानसभा चुनाव में पहली बार ऐसा हो रहा है कि राज्य की राजनीति के 2 धुरंधरों एम करुणानिधि और जयललिता की गैर मौजूदगी में चुनाव लड़ा जाएगा। जयललिता की पार्टी एआईएडीएमके की ओर से अभी ई पनीरस्वामी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जबकि उनके साथ ओ पनीरसेल्वम राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं। तो एम करुणानिधि की पार्टी डीएमके की कमान अभी उनके बेटे एम के स्टालिन के हाथों में है। कुल मिलाकर इस बार चुनाव नेक्स्ट जनरेशन के हाथों में है। प्रदेश की सत्ता लंबे समय से एमजीआर, दिग्गज लेखक एम करुणानिधि और मशहूर अभिनेत्री रही जयललिता सरीखे बड़े सितारों के इर्द गिर्द रही। इनके बाद अभिनेता विजयकांत भी सिने जगत से राजनीति की राह पर आगे बढ़े। पार्टी बनाकर राजनीति में उतरे अभिनेता कमल हसन भी विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं, जबकि अभिनेता रजनीकांत स्वास्थ्य कारणों से अब पीछे हट गए हैं। बीजेपी इस बार विधानसभा चुनाव में एआईएडीएमके के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तमिलनाडु में डॉक्टर एमजीआर चिकित्सा विश्वविद्यालय के 33वें दीक्षांत समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया में भारतीय चिकित्सा पेशेवरों, वैज्ञानिकों और फार्मा पेशेवरों के लिए बहुत प्रशंसा और सम्मान का भाव है।
भारत के स्वास्थ्य तंत्र को नई दृष्टि, नए सम्मान और नई विश्वसनीयता के साथ देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कोविड महामारी से निपटने में चिकित्सा पेशेवरों के योगदान की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवा मेडिकल स्नातकों से दुनिया को बहुत उम्मीदें हैं और उन्हें ये जिम्मेदारी अपने युवा और मजबूत कंधों पर उठानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्यापक बदलाव ला रही है और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की इन क्षेत्रों में बहुत पारदर्शिता लेकर आएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वित्तीय सेवाओं से संबंधित बजट प्रावधानों को कारगर तरीके से लागू करने के बारे में वेबिनार को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार के समावेश नीतियों के बाद देश तेजी से वित्तीय सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने और सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों को मजबूत बनाने का रोड मैप दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता जमाकर्ताओं और निवेशकों का विश्वास और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। बैंकिंग और गैर बैंकिंग क्षेत्रों के पुराने तरीके और पुरानी प्रणालियां बदली जा रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 10-12 वर्ष पहले बेतरतीब तरीके से ऋण देकर बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र को गंभीर नुकसान पहुंचाया गया। देश को गैर पारदर्शी ऋण संस्कृति से मुक्त करने के लिए एनडीए सरकार ने एक के बाद एक कड़े कदम उठाए हैं। अब एनपीए को छुपाकर रखने के बदले एक दिन के एनपीए की रिपोर्ट करना भी अनिवार्य है। और इसी के साथ यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ओ काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज? हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में बढ़ेंगे आगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का कहना है कि लोकतांत्रिक ढांचे में रचनात्मक चर्चा और संवाद से सभी समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। शिलांग में आज मेघालय और पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में स्थानीय निकायों के लिए आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि चर्चा और संवाद हमारे लोकतंत्र की विशिष्टताएं हैं। दृष्टिकोण में अंतर और असहमति हमारे लोकतंत्र का हिस्सा है। लोकतांत्रिक चर्चा और संवाद से सभी संस्थाएं, चाहे पंचायती राज संस्थान हो या स्वायत्त जिला परिषद, जनता के मुद्दे के समाधान में मदद मिलती है। उन्होंने कहा कि हम सभी का प्रयास ये होना चाहिए कि सभी पंचायत और स्थानीय निकाय अपने ज्ञान, अनुभव और सर्वश्रेष्ठ तौर तरीका साझा करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी प्रणाली तैयार करें। मेघालय के 2 दिवसीय दौरे पर गए लोकसभा अध्यक्ष ने कल मेघालय विधानसभा के सदस्यों को भी संबोधित किया था। कोरोना वायरस महामारी के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था में चालू वित्त वर्ष में लगातार 2 तिमाही में गिरावट के बाद तीसरी तिमाही अक्टूबर दिसंबर में 0.4% की वृद्धि हुई है।
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जारी आंकड़े के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था मंदी के दौर से बाहर निकल आई है। एनएसओ के आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर तिमाही में जीडीपी में 0.4% की बढ़ोतरी हुई। अक्टूबर से दिसंबर की तीसरी तिमाही की कुल जीडीपी 36.22 लाख करोड़ रुपए रही, जबकि साल 2019-20 की तीसरी तिमाही में ये 36.08 लाख करोड़ रुपए थी। एनएसओ के राष्ट्रीय लेखा के दूसरे अग्रिम अनुमान में 2020-21 में जीडीपी में 8% की गिरावट का अनुमान जताया गया है। जनवरी में एनएसओ ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 में अर्थव्यवस्था में 7.7% की गिरावट का अनुमान जताया था। कोरोना वायरस महामारी और उसकी रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था में 24.4% की गिरावट आई थी। वहीं दूसरी तिमाही जुलाई सितंबर में जीडीपी में 7.3% की गिरावट आई थी। और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मामलों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद बिन सुल्तान अल नहयान ने आज विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। एक दिवसीय भारत दौरे पर आए यूएई के विदेश मामलों के मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद बिन सुल्तान अल नहयान ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ साझा उद्देश्य और सामान्य हितों के मुद्दे पर बातचीत की। साथ ही दोनों देशों के बीच बढ़ते सहयोग की समीक्षा की गई। एस जयशंकर ने कहा कि ये दोनों देशों के बीच असाधारण दोस्ती की पुष्टि करता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दूसरे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के गुलमर्ग में दूसरा खेलो इंडिया शीतकालीन खेल हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति में खेलों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। गैर पाठ्य गतिविधि समझे जाने वाले खेलों को अब पाठ्यक्रम का हिस्सा बना दिया गया है। प्रधानमंत्री ने स्कूली स्तर पर खेल विज्ञान और खेल प्रबंधन की शिक्षा देने पर जोर दिया है और कहा है कि इससे युवाओं की करियर संबंधी क्षमता में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि इससे खेल अर्थव्यवस्था में भारत की भागीदारी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ने युवा खिलाड़ियों को ये याद रखने को कहा कि वे आत्मनिर्भर भारत के ब्रांड एम्बेसडर हैं। प्रधानमंत्री ने 5 दिन के इस आयोजन के लिए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू और जम्मू कश्मीर की जनता को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह वर्चुअल माध्यम से खिलौना मेले का उद्घाटन करेंगे। ये मेला 27 फरवरी से 2 मार्च 2021 तक चलेगा। इस मेले का उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत अभियान के मुताबिक स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन देना है। साथ ही सभी उम्र के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा को मनोरंजक और आनंददायक बनाने में खिलौनों की भूमिका का उपयोग करना है। इस मेले के जरिए सतत लिंकेज बनाने और उद्योग के समग्र विकास पर विचार विमर्श करने के लिए खरीदारों, विक्रेताओं, विद्यार्थियों, शिक्षकों, डिजाइनरों सहित सभी हितधारकों को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने का प्रयास होगा। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकार और उद्योग एक साथ विचार करेंगे कि कैसे भारत को खिलौना निर्माण और आउटसोर्सिंग का अगला वैश्विक हब बनाया जाए। खिलौने बच्चों के मस्तिष्क के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही उनके मनोवैज्ञानिक और बोधात्मक कौशल को निखारने में सहायता करते हैं। पिछले साल अगस्त में मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा था कि खिलौने न केवल गतिविधियों को प्रोत्साहन देते हैं बल्कि आकांक्षाओं को उड़ान भी प्रदान करते हैं। और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 वैक्सीन को दुनिया भर से साझा करने के लिए भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद दिया। WHO के महानिदेशक टेड्रोस घेब्रेयेसस ने कहा कि कोवैक्स टीके के लिए भारत की प्रतिबद्धता और अन्य देशों के साथ कोविड टीके की खुराक साझा करने से विश्व के 60 से अधिक देशों को सहायता मिल रही है। इससे इन देशों में स्वास्थ्य कर्मियों और प्राथमिकता वाले समूहों के लिए टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करने में मदद मिली है। उन्होंने आशा प्रकट की कि अन्य देश भी भारत की तरह सहायता के लिए आगे आएंगे। देश में 27 और 28 फरवरी को कोविड-19 टीकाकरण का कोई सत्र आयोजित नहीं किया जाएगा। कोविन डिजिटल मंच को कोविन 1.0 से कोविन 2.0 में बदला जा रहा है। इसके मद्देनजर शनिवार रविवार को 2 दिन तक कोविड-19 टीकाकरण सत्र आयोजित नहीं किए जाएंगे। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस बारे में पहले से ही सूचना दी जा चुकी है। और भारत में कोविड-19 टीकाकरण अभियान की 42वें दिन आज
2,84,297 लोगों को टीका लगाया गया। इसके साथ ही अब तक 1,37,56,940 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक 88,41,000 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जा चुका है। इससे 76.6% यानी कि 66,37,000 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को पहला डोज, जबकि 22,04,000 स्वास्थ्य कर्मियों को दूसरा डोज दिया जा चुका है। वहीं अब तक 47.7% यानी कि 49,15,000 से ज्यादा फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाया जा चुका है। वहीं भारत में सक्रिय मामलों की बात करें तो इसमें एक बार फिर से तेजी आई है और ये 1,56,000 के करीब पहुंच गया है, जो कि कुल पॉजिटिव मामलों का 1.41% है। ऐसा ही कुछ राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रतिदिन नए मामलों में हो रही वृद्धि के कारण हुआ। आज जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में गुरुवार को 16,577 नए मामले सामने आने के बाद से संक्रमण में कुल मामले 1,10,63,000 से ज्यादा हो गया है। वहीं गुरुवार को 12,179 मरीज ठीक हुए हैं। इससे अब तक 1,07,50,000 से ज्यादा लोग जो हैं वो रिकवर कर चुके हैं। फिलहाल देश के 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 500 से कम सक्रिय मामले हैं। और बालाकोट एयर स्ट्राइक के आज 2 वर्ष पूरे हो गए। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि बालाकोट कार्रवाई की सफलता ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का दृढ़ संकल्प प्रदर्शित किया है। राजनाथ सिंह ने भारतीय वायुसेना के अदम्य साहस और कर्मठता की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि भारत की रक्षा और सुरक्षा करने वाले सशस्त्र बलों पर देश को गर्व है। बालाकोट हवाई हमलों की दूसरी वर्षगांठ पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश और सैनिकों की सुरक्षा सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना ने पुलवामा आतंकी हमले का जवाब देकर आतंकवाद के खिलाफ न्यू इंडिया की नीतियों को फिर से साफ किया है। 26 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बालाकोट में आतंकवादी प्रशिक्षण संस्थानों पर हवाई हमले किए गए। हमले में बड़ी संख्या में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी प्रशिक्षक, शीर्ष सरगना और जिहादी गुटों को मार गिराया गया। इन गुटों को विदायन कार्रवाई के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा था। पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया था। इस हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे। बालाकोट की एयर स्ट्राइक आज ही के दिन 2019 में हुई थी। आज ही के दिन हुई थी। दुनिया में कोई देश नहीं कर पाया, लेकिन हमारे यहां पुलवामा की घटना हुई थी। बहनों भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री ने फैसला किया, आतंकवादियों ने मारा है, हम आतंकवादियों को छोड़ेंगे नहीं, बल्कि दूसरे देश की धरती पर जाकर मारना होगा तो दूसरे देश की धरती पर जाकर मारेंगे। और बुलेटिन में इतना ही। चलते चलते एक बार फिर आपसे कोविड अपील। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही अपने हाथों को बार बार धोएं।